अपन ने कल हायर परचेज पार्ट फर्स्ट की वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको 3 टॉपिक बताए थे और उनसे रिलेटेड मैंने आपको कल क्वेश्चंस भी हैंड टू हैंड करवा दिए थे। आज अपन बात करते हैं टॉपिक नंबर 4 की, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर एचपी ट्रांजेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसके बारे में आज अपन डिस्कशन करना जा रहे हैं। देखो, अकाउंटिंग फॉर एचपी ट्रांजेक्शन के लिए इन द बुक्स ऑफ परचेजर की आपको बात करनी होती है। तो इन द बुक्स ऑफ परचेजर में सबसे पहले एक आपका बनता है असेट्स अकाउंट, क्योंकि उसके पास असेट्स आती है। और जब भी आप असेट्स खरीदते हो तो आप एंट्री करते हो असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, अगर कैश में खरीदते हो। लेकिन अगर आप क्रेडिट खरीदते हो तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट करते हो या टू वेंडर अकाउंट करते हो, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा टू एचपी वेंडर अकाउंट। और उसकी जो एंट्री करेंगे अपन वो करेंगे कैश प्राइस से। वो अपन किससे करेंगे? वो अपन एंट्री करेंगे कैश प्राइस से। क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आई? असेट्स अकाउंट बनाएंगे, एंट्री करेंगे टू एचपी वेंडर अकाउंट कैश प्राइस से, और फिर अपन क्या लगाएंगे? यहाँ पे अपन लगाएंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। और डेप्रीशिएशन अकाउंट क्यों? क्योंकि ईयर एंड में अपन ने जो असेट्स खरीदी है फिर अपन उस पर क्या लगाते हैं? डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं और डेप्रीशिएशन एंट्री करते हैं अपन डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। तो अपन बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट से एंट्री यहाँ पे कर दी, और जो भी आपके पास बैलेंस बचेगा वो आपके पास क्या बच जाएगा? बाय बैलेंस सीडी ईयर 1 के एंड का। और ये बाय बैलेंस सीडी जो है वो आपके ईयर 2 में टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस बनेगा। फिर वही आपको बाय डेप्रीशिएशन करना है, फिर बाय बैलेंस सीडी निकालना है ईयर 2 में, फिर ईयर 3 में टू बैलेंस बीडी लिखना है, बाय डेप्रीशिएशन लगाना है, बाय बैलेंस सीडी करना है। जितने साल का आपको क्वेश्चन गिवन होता है, ये आपका असेट्स अकाउंट का एक स्ट्रक्चर होता है। फिर आप बात करते हो भैया एचपी वेंडर अकाउंट में क्या करना है? यस सर, एचपी वेंडर अकाउंट में एक क्रॉस कॉस्टिंग जाएगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू एचपी वेंडर अकाउंट से, तो बाय असेट्स अकाउंट, ठीक है, ईयर 1 के स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे? ईयर 1 के स्टार्टिंग में अपन क्या कर देते हैं? उसको कुछ डाउन पेमेंट कर देते हैं, और अपन जो डाउन पेमेंट करते हैं अपन उसकी एंट्री करते हैं एचपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है सर। फिर अपन सर ईयर एंड के अंत में उसको इंटरेस्ट देते हैं, और इंटरेस्ट अपना खर्चा होता है। इंटरेस्ट क्या होता है? अपना खर्चा होता है। खर्चा होता है तो अपन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करते हैं, और फिर टू जिसको देना है उसके लिए अपन उसको ड्यू करते हैं, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट डाल दिया। फिर अपन ने टू बैंक करके इंस्टॉलमेंट पेड कर देते हैं ईयर एंड में। ईयर एंड में अपन टू बैंक करके इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देते हैं। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट, और फिर आपके पास जो बचता है वो आपके पास टू बैलेंस शीट होता है। ये टू बैलेंस शीट यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपके पास बाय बैलेंस शीट आ जाएगा। फिर वही इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, फिर टू बैंक इंस्टॉलमेंट की एंट्री करेंगे, फिर टू बैलेंस शीट निकालेंगे। फिर ऐसे ही अगले साल जाएगा बाय बैलेंस शीट में, ठीक है, फिर बाय इंटरेस्ट आएगा, और फिर टू बैंक चल जाएगा, और फिर बैलेंसिंग फिगर आपका टू बैलेंस शीट बचेगा। क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आती है? यस सर, मुझे असेट्स अकाउंट और एचपी वेंडर अकाउंट दोनों समझ में आ गए हैं। अब अपन बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ वेंडर की में। इन द बुक्स ऑफ वेंडर की में इतना खास ये है नहीं, बट फिर भी आपको इतना ध्यान रखना है कि एचपी परचेजर अकाउंट बनाएंगे अपन, ठीक है, क्योंकि वेंडर के में परचेजर अकाउंट बनता है। और अपन ने उसको टू असेट्स दी, ठीक है सर, क्योंकि अपन जब भी बेचते हैं असेट्स को तो बैंक टू असेट्स करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन उधार में बेच रहे हैं, मतलब डेटर टू असेट, मतलब एचपी परचेजर टू असेट। फिर आपके पास पैसा आया, डाउन पेमेंट की एंट्री करी आपने। यहाँ पे किसकी पेमेंट की एंट्री करी? डाउन पेमेंट की। यहाँ अपन ने डाउन पेमेंट की एंट्री करी, क्योंकि अपने पास डाउन पेमेंट आएगा तो अपन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एचपी परचेजर अकाउंट। फिर आपने क्या करा? आपने इंटरेस्ट दिया। अब इंटरेस्ट लिया आपने, तो वेंडर के लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो उसने क्या करा? इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करा, और जिससे लेना था उसको ड्यू कर दिया, मतलब एचपी परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और फिर उसने इंस्टॉलमेंट को रिसीव करा। इंस्टॉलमेंट को रिसीव करने की एंट्री क्या करते हैं? बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर बच गया जो बाय बैलेंस शीट। ऐसे आपको इसके अगले साल में टू बैलेंस बीडी, बाय बैंक, टू इंटरेस्ट, फिर बाय बैलेंस शीट अगले साल में, फिर टू बैलेंस बीडी, फिर टू इंटरेस्ट, बाय बैंक, बाय बैलेंस शीट। क्लियर हुई बात? यहाँ तक ये बात समझ में आया आपको? फोर्थ टॉपिक समझ में आया? क्लियर हुआ? अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो ये है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ये मैं आपको तब करवाऊंगा जब मैं आपको उसका प्रैक्टिकल समझाऊंगा। अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। रीपोजीशन अकाउंट में आपको बता देता हूँ रीपोजीशन अकाउंट कैसे बनता है। रीपोजीशन अकाउंट की अपन क्या कर लेते हैं, आपके साथ चर्चा कर लेते हैं टॉपिक नंबर 6 की। रीपोजीशन मेथड होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एग्जाम में आपको ध्यान रखना यही मिलता है, यही मिलता है, यही मिलता है मोस्टली,
ठीक है। नवंबर 20 में ये टॉपिक नहीं आया, नवंबर 20 में 5 नंबर का टॉपिक आया, जिसको मैं भी आपको उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके साथ समझाऊंगा। टॉपिक नंबर 6 में क्या होता है कि रिपोजेशन होता है, जिसमें अपन को बात सीखनी कि भैया परचेजर क्या एंट्री करेगा और वेंडर क्या एंट्री करेगा। रिपोजेशन का मतलब होता है कि वापस आप ले लेता है, वेंडर आपकी असेट्स को वापस ले लेता है। कब ले लेता है? जब आप डिफॉल्ट करते हो रीपेमेंट करने में, जब आप डिफॉल्ट करते हो इंस्टॉलमेंट को रीपे करने में। और जब भी आपने इंस्टॉलमेंट को रीपे करने में डिफॉल्ट करा है तो वेंडर क्या करता है, या तो आपके पास जितनी असेट्स दे रखी है उन सबको वापस ले लेगा, या फिर वो कहेगा कि चलो 4 असेट्स दे रखी है, मैं 2 लेके जा रहा हूँ, 2 आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। वो इसी चीज करता है, उसे अपन कहते हैं रिपोजेशन। अगर वो सारी चीजें, सारी असेट्स लेकर जा रहा है, उसे अपन कहते हैं फुल रिपोजेशन। और वो अगर पार्शियली चीज लेकर जा रहा है तो उसे अपन कहते हैं पार्शियल रिपोजेशन। ठीक है। जो आपका फुल रिपोजेशन होता है या पार्शियल रिपोजेशन होता है, उसमें जो अपन ने एंट्री सेम एज पॉइंट नंबर 4 में सीखी थी वो ही करनी है। वही अपन को परचेजर अकाउंट में असेट्स अकाउंट बनाना है, वही अपन ने एचपी वेंडर अकाउंट बनाना है। ठीक है। बट कुछ डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस है वो आपको हाईलाइट करना है और वो आपको पढ़ना है डिफरेंस यहाँ पे। उस वो डिफरेंस जो है, सिर्फ डिफरेंस इतना सा ही है कि आपका जो ये, बट जिस दिन, देखो पढ़ो क्या लिखा, जिस दिन डिफॉल्ट हुआ उस साल बाय बैलेंस सीडी की जगह एचपी अकाउंट लिखेंगे इन असेट्स अकाउंट में, इन असेट्स अकाउंट में। एंड एचपी वेंडर अकाउंट में टू बैलेंस सीडी की जगह टू असेट्स लिखेंगे। किस वैल्यू से वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें फुल रिपोजिशन में। इट मीन्स कि जैसे मान लो कि आपने क्या करा, ईयर 1 की इंस्टॉलमेंट दे दी, ईयर 2 की इंस्टॉलमेंट दे दी, और ईयर 3 के एंड में आपकी इंस्टॉलमेंट पे होती थी तो वो आपने नहीं दी। तो आपका क्या होगा कि सर जो ईयर 1 ईयर 2 में जो आप असेट्स अकाउंट बनाते थे, जो आप एचपी वेंडर अकाउंट बनाते थे, वो नॉर्मली रूप से जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, जैसे पॉइंट नंबर 4 में बताया था। ईयर 3 में थोड़ा बहुत चेंज आएगा कि ईयर 3 में क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस दोनों का आएगा। वही बाय इंटरेस्ट जो आपको लगाना है वो लगाना पड़ेगा, बाय डेप्रिसिएशन जो आपको लगाना है लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ईयर एंड में पता चला, ईयर एंड में पता चला है। तो ईयर एंड में पता चला तो उससे पहले तो आपकी मशीन चल चुकी है ना, उससे पहले तो आपका इंटरेस्ट ड्यू हो चुका ना। ठीक है। फिर आपका क्या होता है, जैसे आपने बाय इंटरेस्ट कर लिया, बाय आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, यहाँ तक की बात समझ में आई। फिर आपको क्या करना होता है कि इस रिपोजेशन के केस में अब आपको बाय बैलेंस शीट नहीं निकालना। बाय बैलेंस शीट इसलिए नहीं निकालोगे क्योंकि अब आपके पास असेट्स नहीं रही, अब आपके पास असेट्स नहीं रहेगी, क्योंकि वो सारी असेट्स कौन लेके जा रहा है, वो सारी असेट्स लेके जा रहा है एचपी वेंडर। तो आप क्या एंट्री करोगे, बाय एचपी वेंडर अकाउंट, बाय एचपी वेंडर अकाउंट एंट्री करोगे। ठीक है। और एचपी वेंडर अकाउंट में जहां अपन टू बैलेंस शीट लिखते थे, वहां टू बैलेंस शीट की जगह आप क्या लिखोगे, टू असेट्स अकाउंट। किस वैल्यू से लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, किस वैल्यू से लिखेंगे जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि क्या रिपोजेशन में क्या चेंज होता है, रिपोजेशन में क्या चेंज होता है, ये आपको क्या समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है रिपोजेशन में क्या चेंज हुआ? क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। अब अपन बात करते हैं सर पार्शियल रिपोजिशन की। पार्शियल रिपोजिशन में यह है कि बट जिस दिन डिफॉल्ट हुआ उस साल बाय बैलेंस शीट की जगह बाय एचपी वेंडर लिखना है और एचपी वेंडर की जगह टू बैलेंस शीट लिखना है। बस चेंज इतना सा है कि यहाँ पे आपको किससे एंट्री करनी है, एडजस्टेड वैल्यू से एंट्री करनी है। किस वैल्यू से एंट्री करनी है आपको, एडजस्टेड वैल्यू से एंट्री करनी है। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ही केस पार्शियल रिपोजिशन में आपको एडजस्टेड वैल्यू का ध्यान रखना है। फुल रिपोजिशन में मैंने आपको कोई वैल्यू नहीं बताया कि किस वैल्यू से आप वो एंट्री करोगे दोनों। मैंने बोला जब क्वेश्चन करेंगे तब सीखेंगे। मैंने पार्शियल रिपोजिशन में बताया कि मैंने आपको बोला कि आपको यहाँ पे एडजस्टेड वैल्यू से एंट्री करनी होती है। अब ये जो एडजस्टेड वैल्यू से आप एंट्री करोगे तो एडजस्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, सर आपकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी उसमें सर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, और आप जब डेप्रिसिएशन माइनस करोगे वो आपका माइनस होगा फ्रॉम एक्विजिशन की डेट से टू द डिफॉल्ट की डेट तक। फ्रॉम एक्विजिशन की डेट से टू डिफॉल्ट की डेट तक का आपका क्या माइनस होगा, आपका डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। आपको बात समझ में आई? यस सर। तो जो आपके पास वैल्यू बचती है वो क्या बचेगी, आपके पास एडजस्टेड वैल्यू बचेगी। यहाँ तक की बात समझ में आई? यस सर। अब अपन आगे बात करते हैं, अब अपन इसके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक बार अपन वेंडर अकाउंट में क्या इसकी पोस्टिंग होती है वो एक और बार अपन और जरूर सीख लेते हैं। वेंडर अकाउंट में क्या पोस्टिंग होती है, वेंडर अकाउंट में एक और पोस्टिंग होती है, उस पोस्टिंग को मैं आपको बता देता हूँ कि भैया वेंडर अकाउंट में कैसे पोस्टिंग होगी। ठीक है। ये आपका वेंडर अकाउंट है। ठीक है। मतलब वेंडर के बुक में क्या होती है, रिपोजेशन के केस में वेंडर के बुक में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वही आपको क्या बनाना है, एक गुड्स रिपोज अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, गुड्स रिपोज अकाउंट बनाना है। ठीक है। अब गुड्स रिपोज करोगे तो टू क्या करोगे, आपके पास गुड्स आया है, गुड्स आया तो एंट्री क्या करोगे, गुड्स अकाउंट डेबिट। किसने दिया है, टू हायर परचेजर ने दिया है।
टू हायर परचेजर, यहाँ पे किस वैल्यू से, एडजस्टेड वैल्यू से। क्लियर हो गई बात? यस सर। फिर आपने क्या करा, उस जो आपने उसके ऊपर थोड़ी रिपेयर करवाई होगी तो टू एक्सपेंसिव अकाउंट के नाम से भी आप एंट्री करोगे। फिर आपने उसको सेल करा होगा, सेल करने पे आप एंट्री करोगे बाय बैक की। फिर आपके पास सेल वैल्यू में से एडजस्टेड वैल्यू माइनस होगा, माइनस एक्सपेंसेस होगा। अगर आपके पास डेबिट साइड शॉर्ट पड़ रहा है मतलब टू पीएनएल, क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ रहा है मतलब बाय पीएनएल। क्लियर हो गया? लॉस से प्रॉफिट की अपन एंट्री कर देंगे जो कि बैलेंसिंग फिगर होगा। अब अपन बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की। आपके अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको जितना भी मैंने ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करा है उसके लगभग 3-4 प्रैक्टिकल। ठीक है, उसके प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं अब। ये देखो May 19 का आपका क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था आपके सामने। ये देखो ये लिखा हुआ May 19 का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का आया था। और उसमें क्या पूछा था, मिस्टर अमर थे जिन्होंने बॉट 6 स्कूटर। उसने कितने स्कूटर खरीदे? उसने 6 स्कूटर खरीदे फ्रॉम मिस भानु से। एंड ऑन 1 अप्रैल 2015 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उसने क्या करा, डाउन पेमेंट कर दिया 3 लाख का। इंस्टॉलमेंट उसने फर्स्ट इतनी की दी, सेकंड इतनी की दी, थर्ड इतनी की दी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो था 10% था। मिस्टर अमर प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कौन से बैलेंस मेथड से भैया? डिमिनिशिंग। इट मींस WDV मेथड से 20% का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराते हैं। फिर उसके बाद आता है आपके पास ऑन 31 मार्च 2018 मिस्टर अमर फेल टू पे द थर्ड इंस्टॉलमेंट। मिस्टर अमर फेल्ड हो गए टू पे करने में थर्ड इंस्टॉलमेंट, अपॉन विच जिसके परिणाम स्वरूप मिस्टर भानु रिपॉज्ड 2 स्कूटर। मिस्टर भानु ने रिपॉज्ड कर लिए कितने स्कूटर? 2 स्कूटर रिपॉज्ड कर लिए। मतलब कितने स्कूटर दिए थे? 6 स्कूटर दिए थे। कितने रिपॉज कर रहा है? 2 रिपॉज कर रहा है। क्या ये पार्शियल है या फुल है? सर ये पार्शियल है। मिस्टर भानु एग्री हो गया टू लीव, छोड़ने के लिए अदर 4 स्कूटर विथ मिस्टर अमर के साथ एंड एडजस्ट द वैल्यू। अब ये लाइन जो जरूर पढ़ना इस लाइन को। देखो क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को पढ़ना। एंड एडजस्ट करता है द वैल्यू ऑफ द रिपोज स्कूटर अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। एंड द स्कूटर जो उसने टेकन लिए हैं वर वैल्यूड किए गए ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन पर एनम ऑन द राइट डाउन वैल्यू मेथड। इट मींस कि जो आपने 2 स्कूटर लिए हैं उसकी वैल्यू आप कैसे डिटरमाइन करता है? वो 30% का डेप्रिसिएशन लगा के बाय द WDV मेथड के थ्रू। एंड द बैलेंस अमाउंट, और जो भी बैलेंस अमाउंट होगा इन्वेंटर अकाउंट में आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट, मतलब ये पूरा करने के बाद जो भी वेंडर अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा वो पेड किया जाएगा बाय द मिस्टर अमर के द्वारा आफ्टर 5 मंथ। 5th मंथ के बाद पेड कर दिया जाएगा विथ एन इंटरेस्ट एट द रेट 15%। 15% के इंटरेस्ट के साथ 5 महीने के बाद पे कर दिया जाएगा। मिस्टर भानु इनकट करता है द रिपेयरिंग एक्सपेंसिव 15,000 ऑन रिपोज्ड स्कूटर पर उसने एक्सपेंसेस इनकट करे एंड सोल्ड कर दिए वो सारे स्कूटर, वो मतलब 2 स्कूटर 1,05,000 में ऑन 25 अप्रैल 2018 को। ठीक है, अपन को क्या निकालना है इसमें? क्वेश्चन की डिमांड है, फर्स्ट क्वेश्चन की डिमांड है भैया आपको कैलकुलेट करना है द कैश प्राइस ऑफ द स्कूटर एंड इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 1 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 2 से ही पूछा गया क्वेश्चन है? पहला पॉइंट, यस सर, ये पहला पॉइंट तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 1 एंड 3 से ही पूछा गया है। तो ये तो सर हम इजीली कर सकते हैं। सर इजीली कर तो सकते हो, लेकिन सर मेरी ड्यूटी बनती है आपको एक एक सॉल्यूशन में करवाऊं। सर प्रिपेयर करना है आपको स्कूटर अकाउंट एंड मिस्टर भानु अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अमर। एंड थर्ड आपको प्रिपेयर करना है गुड्स रिपोज्ड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर भानु अकाउंट। तो बहुत सिंपल है, आपको क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, उसने थर्ड इंस्टॉलमेंट में, आपको ये ध्यान रखना है कि उसने थर्ड इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करा है। 20% का डेप्रिसिएशन रेगुलर वे में लगता है और 30% का डेप्रिसिएशन वो रिपोज्ड किए गए स्कूटर्स पे लगाता है बाद में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन इसके सॉल्यूशन की ओर आते हैं जो मैंने कर रखा है सॉल्यूशन। थोड़ा सा मैं आपको उसका वर्किंग नोट बता देता हूं थोड़ा सा। देखो मैं आपको बताता हूँ इसका वर्किंग नोट थोड़ा सा। इस वर्किंग नोट में क्या हुआ, ये आपको हायर परचेज था सॉल्यूशन नंबर 1। इसमें आपको क्या निकालनी, कैश प्राइस निकालनी है। तो कैश प्राइस निकालने के लिए क्या बोला था, लास्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट 1,65,000 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर एन इक्वल्स टू 1। आर क्या है यहाँ पे
आपका आ रहा है 10%, तो 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 1.1 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कितना जाएगा 1,50,000। फिर 1,50,000 में आपको क्या जोड़ना है, सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट डिवाइड करना है 1.1 से तो आ जाएगा 2,70,000। फिर 2,70,000 में आपको जोड़ना है फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट डिवाइड करना है 1.1 से, आपके पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स। प्रेजेंट वैल्यू आ गई ऑल इन्वेस्टमेंट ऑल इंस्टॉलमेंट्स की कितनी, 3,90,000। ठीक है, 3,90,000। इसमें अपन को जोड़ना है क्या, डाउन पेमेंट जोड़ना है कितना, 3 लाख रुपए का, तो आपके पास कैश प्राइस आ जाएगी 6,90,000। ये क्या आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 की याद आ गई इस सॉल्यूशन से? यस सर, ये सॉल्यूशन पूरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे बेस्ड था और ऐसा ही क्वेश्चन अपने 2 किए थे हमारे वीडियो में। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो के। ठीक है, और उसमें जरूर आप उस वीडियो को रेफर कीजिए इस वीडियो को देखने से पहले। फिर इसने पूछा कि सर इंटरेस्ट बताना है विद ईच इंस्टॉलमेंट के साथ, तो सर क्या आपको कॉन्सेप्ट नंबर 3 की याद दिलाता है? यस सर दिलाता है। उसमें मैंने आपको बताया था ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस। आपका ईयर 0 में ओपनिंग बैलेंस कितना था सर, आपकी कैश प्राइस लिखता है हमेशा यहाँ पे, कितना था सर 6,90,000। ठीक है, फिर आपने इंटरेस्ट को लगाएंगे नहीं ईयर 0 में, जब अपन डील कर रहे हैं, ईयर 0 का मतलब होता है जब अपन उसके साथ डील कर रहे हैं, जब अपन खरीद रहे हैं, तो अपन ने उसने बोला 6,90,000 की सर आपकी वैल्यू है 6 स्कूटर्स की, तो वो ये तो ना बोलेगा कि मैं इंटरेस्ट आपको इतना जोड़ दूंगा, नहीं, मैंने बोला कि सर मेरे पास 3 लाख रुपए भी कैश डाउन पेमेंट कर देता हूं आपको, बच गया 3,90,000, वो मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स पे पे कर दूंगा। तो 3,90,000 आ गया आपका ईयर 1 का ओपनिंग बैलेंस। उस पे आपने 10% का इंटरेस्ट लगाया 39,000, फिर आपने इंस्टॉलमेंट पे करी 1,59,000 की, और आपके पास बैलेंस कैसे निकालोगे, बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस निकलता है 3,90,000 प्लस 39,000 माइनस 1,59,000, तो आपके पास 2,70,000 बच गया क्लोजिंग बैलेंस। अब ईयर 2 का ओपनिंग वो 10% जोड़ेंगे, फिर माइनस कर देंगे 147 आपके पास आएगा 150,000 आपका ओपनिंग बैलेंस ईयर 3 का, उसमें आप जोड़ोगे इंटरेस्ट जोड़ोगे, आप कितना इंटरेस्ट जोड़ोगे, 50,000, 10% इंटरेस्ट जोड़ दोगे 165 माइनस कर दोगे 165, आपके पास बच जाएगा सर 0। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर, मुझे ये बात समझ में आ गई है। क्या अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे चलाऊं? यस सर, चलाते हैं और आगे चलते हैं। पहले वर्किंग नोट पूरे कर लेते हैं सर हमारे यहाँ। अब देखो इसमें वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बोला गया है, आपकी जो एडजस्टेड वैल्यू है, क्या बोला गया है कि आपको एडजस्टेड वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि ये सर पार्शियल रिपोजिशन का केस है और आपको एडजस्टेड वैल्यू निकालनी होती है। अब क्या हुआ कि सर ये आपकी क्वेश्चन की पिक्चर है, ईयर 0 में आपने खरीदा, ईयर 1 में आपने इंस्टॉलमेंट दे दी, ईयर 2 में आपने इंस्टॉलमेंट दे दी, ईयर 3 में आके आपने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। मतलब सर आपके डेप्रिसिएशन ईयर 0 से ईयर 1 का भी लगेगा, ईयर 1 से ईयर 2 का भी लगेगा, और ईयर 2 से आपके ईयर 3 का भी लगेगा डेप्रिसिएशन, और सर इंटरेस्ट भी आल्सो चार्ज होगा। बट सर आप खुद समझना इस बात को कि आपकी टोटल वैल्यू जो थी 6 स्कूटर्स की, वो सर 6,90,000 थी या नहीं थी? यस सर थी। आप डिवाइड करोगे इसमें 6 स्कूटर्स का, यस सर, क्योंकि 6 स्कूटर की वैल्यू आएगी, और आप रिपोज कितने कर रहे हो सर, 2 स्कूटर रिपोज कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर दोगे सर आप 2 स्कूटर से, तो आपके पास सर 2 स्कूटर की वैल्यू हो जाएगी 2,30,000 ओरिजिनल कॉस्ट, 2,30,000 आ जाएगी आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट 2 स्कूटर की। और उसने कहा था कि जो मैं स्कूटर रिपोज करूंगा उसमें मैं 30% का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो एक बार बताओ मैं कितने साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करूं? सर देखो, फर्स्ट साल का ये, सेकंड साल का ये, एंड थर्ड साल में तो सर मैंने डिफॉल्ट ही कर दिया, तो थर्ड साल का तो मैं वैसे भी चार्ज नहीं कर सकता। आई बात समझ में? सर थर्ड साल तो मैंने डिफॉल्ट कर दिया, तो मैं थर्ड साल का तो चार्ज क्यों नहीं कर सकता सर? थर्ड साल आपने यूज तो ली होगी ना, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सर डेप्रिसिएशन तो आपका 3 सालों का लगेगा, इंटरेस्ट भी 3 सालों का लगेगा, तो सर आपको ये 3 साल का ही माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 2,30,000 माइनस 30% माइनस 30%, फिर माइनस 30% करेंगे तो सर आपके पास आ जाएगा 78,890 रुपी। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई सर? क्लियर हो गया ये सर? 3 क्यों माइनस करें? क्योंकि सर ये ओरिजिनल कॉस्ट आ गई 2 स्कूटर्स की, उसमें सर 30% ईयर 1 का, 30% ईयर 2 का एंड 30% ईयर 3 का, क्योंकि सर आपने ईयर 3 के एंड में मना करा, आपने एंड में डिफॉल्ट करा, तो सर आपने ईयर 2 और ईयर 3 के बीच का जो पीरियड है, जो आपका सर ये पीरियड है
ये सर जो आपका पीरियड है सर, उस पीरियड में आपने उस मशीन को यूज तो किया होगा ना सर, उस स्कूटर्स को यूज तो किया ही होगा ना। तो सर उसका डेप्रिसिएशन काटने के पास सर आता है 78,890, उसकी आ गई क्या, एडजस्टेड वैल्यू। क्या समझ में आया या नहीं आया सर, क्या क्लियर हुआ? इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में पहले ही निकाल लिया वर्किंग नोट में इसको। आ गई बात समझ में? यस सर। अब अपन बात करते हैं अगले स्लाइड पे, अगले स्लाइड पे बात करते हैं। देखो अगली स्लाइड पे बात करते हैं, एक और वर्किंग नोट बना रखा है। ये वर्किंग नोट मैं आपको सोच रहा हूँ कि जब मैं आपको इसको सिखाऊं तो ही मैं आपको उसको समझ में ज़्यादा अच्छी तरह आएगा। चलो ठीक है, अब अपन सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, सॉल्यूशन पे यही होगी आई थिंक, होनी यही चाहिए और यही है, सॉरी चलो बढ़िया है, यही है। किसकी बुक में बना रहे हैं? मिस्टर अमर, मतलब परचेजर की बुक में बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन एंट्री क्या करेंगे सर? अपन एंट्री करेंगे सर खरीदने की। खरीदने की एंट्री क्या करेंगे सर? असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट कर दी सर। उसके बाद सर क्या करेंगे सर? अपन ईयर 1 के एंड में सर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सर। कर दिया, कितना परसेंट से करेंगे सर? 20% से सर, क्योंकि 20% रेगुलर स्कीम का था, मल्टीप्लाई बाय 20% सर आ गया 138,000 सर। फिर बैलेंस शीट निकालेंगे। यस सर, बैलेंस शीट सर, बैलेंस शीट होगा ईयर सेकंड के लिए। यस सर, उस पर भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे सर। कितना? वही सर आपका 20%, 5,52,000 का वो होता है सर 110,400। फिर बैलेंस शीट निकाल लेंगे सर। यहाँ सर ईयर थर्ड में आपको रुक जाना है, क्योंकि सर मैंने बोला था जिस दिन उसने डिफॉल्ट करा उस साल के आंसर में आपको क्या करना है, चेंज करना है। और उसने ईयर थर्ड में डिफॉल्ट करा था, मतलब ईयर थर्ड के अकाउंट में आपको चेंज करना है। और सर चेंज क्या करना था? चेंज क्या करना था सर? आपको बाय बैलेंस शीट की जगह क्या लिखना है सर? बाय असेट्स अकाउंट लिखना है एडजस्टेड वैल्यू से। सर कराएंगे, इसको भी कराएंगे। जब तक सर अपन इसको एक एंट्री पास कर देते हैं सर, बाय बैलेंस शीट की जगह टू बैलेंस बीडी एंड सर बाय डेप्रिसिएशन। तो मैंने कहा था कि सर डेप्रिसिएशन तो सर आपके 3 सालों का चार्ज होगा, तो सर डेप्रिसिएशन की एंट्री करने में कोई बुराई नहीं है। ये जो पोर्शन है इसको सर अभी मैं आता हूं, इसको पूरा आपको समझाता हूं। इससे पहले अपन सर बात कर लेते हैं अब हमारे भानु के अकाउंट की। सर भानु के अकाउंट की बात करते हैं तो देखो सर, सबसे पहले अपन ने बाय स्कूटर अकाउंट, जब अपन स्कूटर खरीदेंगे उससे, तो अपन वो क्रॉस पोस्टिंग जाएगी कैश प्राइस से। ठीक है, फिर अपन ने क्या करा सर? उसको डाउन पेमेंट करने की एंट्री कर दी सर 3 लाख रुपए की 1415 को। सर ईयर 1 के एंड में सर अपन ने इंटरेस्ट चार्ज करा। सर इंटरेस्ट कितना चार्ज करा सर? अपन ने इंटरेस्ट 39,000 चार्ज करा सर। ये कहां से आया सर? वो अपन ने भी एक टेबल बनाई थी, इंटरेस्ट विद ईच इंस्टॉलमेंट के साथ कितना इंटरेस्ट था। तो सर वहां पे 39,000 इंटरेस्ट आया था, नहीं आया था? तो सर अब अपन ने यहाँ लिख दिया। फिर सर अपन ने 2 बैंक इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया सर 1,59,000 का सर। यस सर। फिर जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो सर क्या आ जाएगा अपने पास? टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। और सर ये टू बैलेंस सीडी यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा। यस सर। फिर मैं सर ईयर 2 के एंड में सर वापस में इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, वही मैंने टेबल से लिया इसको। ठीक है, फिर ईयर 2 के एंड में मैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दूंगा और सर बैलेंसिंग फिगर मेरे पास टू बैलेंस सीडी बच जाएगा। और सर ये टू बैलेंस सीडी यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी होगा। यस सर। फिर यहाँ पे बाय इंटरेस्ट मैंने सर चार्ज करा वो टेबल से सर। फिर यहाँ पे मैंने क्या करा, हाँ यहाँ तक तो बस बात समझ में आ गई, क्योंकि सर ये ईयर थर्ड आ गया। ईयर थर्ड मतलब डिफॉल्टेड ईयर आ गया, जिसमें मैंने बोला था रिपोजिशन के केस में कुछ उल्टा होता है, कुछ चेंजमेंट होता है। तो सर मैंने लेकिन ये तो कहा था कि ओपनिंग बैलेंस आप लिख सकते हो। सर मैंने ये कहा था कि आपको इंटरेस्ट तो चार्ज करना ही है, तो अब मैंने सर इंटरेस्ट भी चार्ज कर दिया। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं सर, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। फिर मैंने आपको कहा कि सर उसमें क्या करना है, एचपी वेंडर अकाउंट में आपको क्या करना है, एचपी वेंडर अकाउंट में आपको क्या करना है, टू असेट्स अकाउंट लिखना है। और असेट्स अकाउंट में आपको क्या लिखना है, बाय एचपी वेंडर अकाउंट। सर कैसे लिखेंगे सर? एडजस्टेड वैल्यू से लिखेंगे। तो सर पहले अपन एचपी वेंडर अकाउंट बना लिया है, तो सर एचपी वेंडर अकाउंट में टू असेट्स अकाउंट लिखेंगे। किससे? एडजस्टेड वैल्यू से। सर ये देखो एडजस्टेड वैल्यू जो भी अपन ने निकाली 78,890 सर, ये जो कि अपना क्या था सर, ये अपना जो था वर्किंग नोट था सर। ये कहां से आया सर? ये अपने पास आया वर्किंग नोट से। कहां से आया सर? ये वर्किंग नोट से आई सर। ये वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी सर ये। यस सर।
फिर सर जो बैलेंसिंग फिगर बच गया सर वो क्या बच जाएगा, टू बैलेंस सीडी। अब सर आप बोलोगे सर कि टू बैलेंस सीडी क्यों आ रहा है सर, जबकि अपने तो रिपोजेस कर लिया है ना। बेटा एक बात बताओ, आपने 6 स्कूटर में से 2 स्कूटर तो रिपोजेस करे, आपने 4 स्कूटर तो उसके बाद छोड़ दिए ना, तो अभी वो 4 स्कूटर का तो अपन को पैसा देगा ही ना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा सर, टू बैलेंस सीडी लिखा। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है सर, ईयर थर्ड के स्कूटर, ईयर थर्ड की ही पहले अपन अब उसमें ऊपर वाले पे आ जाते हैं। सर ये अपने क्रॉस पोस्टिंग कर दी बाय भानुज अकाउंट से, मैंने कहा था आपको असेट्स अकाउंट में बाय एचपी वेंडर डालना है, कहां से, एडजस्टेड वैल्यू से। सर ये एडजस्टेड वैल्यू डाल दी सर 78,890। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, एक बात बताओ सर, अब मुझे एक बात बताओ सर, 4,41,600 आपका सर ईयर 3 के स्टार्टिंग में वैल्यू बच गई थी 6 स्कूटर्स की, और आपको लगा कि सर इस बार भी मुझे इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, इसलिए मैंने ईयर थर्ड तक उसको यूज करा और मैंने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया सर 88,320 का। यस सर, यहाँ तक कि दोनों बात समझ में आई या नहीं आई? ये वाली बात समझ में आई नहीं आई बात सर? यस सर, ये समझ में आ गई बात। ठीक है, इसलिए मैंने उसको हटा भी दिया। फिर सर मतलब देखा जाए तो सर आपके ईयर थर्ड में अगर वो डिफॉल्ट नहीं करता तो सर आपके पास बैलेंसिंग फिगर बचना चाहिए था 353,280। 353,280 सर ये कितने मशीन्स का बचना चाहिए था? सर ये बचना चाहिए था 6 मशीनरीज का। कितने का बचना चाहिए था? 6 मशीनरीज का बचना चाहिए था। तो मतलब इसमें डिवाइड कर दूंगा 6 का, तो सर एक मशीनरी की वैल्यू हो जाएगी 5880। बट सर उसने ऐसा नहीं करा, उसने डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट के कारण अपन ने उसके पास 4 मशीनरी छोड़ी, तो सर अब उसके पास बैलेंस शीट वो कितने मशीनरीज का निकालेगा? 4 मशीनरीज का निकालेगा। तो मल्टीप्लाई अपन कितने से कर देंगे सर? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर आपके पास बाय बैलेंस शीट जो आएगा वो सर आएगा 4 मशीनरीज का 235,520। यहाँ तक की कैलकुलेशन क्या आपको समझ में आई सर? इसका भी सर मैंने आपको वर्किंग नोट बना रखा है सर, वो वर्किंग नोट में भी आपको दिखा देता हूं तो आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये सर आपको वर्किंग नोट बना रखा है मैंने इसका। और सर जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर बचेगा, और सर जो आपके पास अब बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो आपके जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट के नाम से। ये क्या है आपका सर? ये है आपका बैलेंसिंग फिगर। ये है सर आपका क्या? बैलेंसिंग फिगर। क्लियर हो गई बात? समझ में आई आज सर? यस सर। अब इसका वर्किंग नोट दिखाना है पहले आपको। यस सर, पहले इसका अपन वर्किंग नोट दिखा देते हैं एक बार आपको कैसे बना इसका वर्किंग नोट, क्योंकि एडजस्टेड वाले का वर्किंग नोट मैंने आपको समझा दिया था ढंग से। अब एक बार इसका वर्किंग नोट बता देते हैं सर आपको। आ, 2 मिनट वेट करना सर। देखो सर, ये रहा सर। सर असेट्स अकाउंट के ईयर 3 का स्टार्टिंग बैलेंस सर आपके पास इतना था। यस सर। ईयर 3 के डेप्रिसिएशन की सर आपने इतनी से एंट्री पास करी थी। यस सर। अगर सर वो डिफॉल्ट नहीं करता तो सर आपके पास वैल्यू बचती बाय बैलेंस शीट इतनी, जो कि 6 मशीनरीज की वैल्यू होती। लेकिन सर उसने ऐसा नहीं करा, उसने डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट के कारण उसके पास अब 4 मशीनरीज रह गई। तो सर अब अपन को 4 मशीनरी से मल्टीप्लाई करना है ताकि अपन 4 मशीनरीज का बाय बैलेंस शीट निकाल सके। यहाँ तक की बात समझ में आई? ये था सर आपके पास वर्किंग नंबर नोट 2। क्लियर हुआ? यस सर। अब वापस अपन अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं, तो आपको वो क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सर अगली की। हाँ सर, उसने कहा था कि सर जो भी बैलेंस होगा एचपी वेंडर अकाउंट में उसको वो 5 महीने में चुका देगा एट द रेट 15% इंटरेस्ट के साथ। सर कहा था नहीं कहा था? यस सर। तो 1/4/18 को सर उसके पास बाय बैलेंस सीडी इतना था, बाय बैलेंस बीडी पिछले साल का क्लोजिंग, साल का ओपनिंग। यस सर। फिर सर एक बार बताओ 5 महीने का इंटरेस्ट कितना लगता है सर? 86,110 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12, तो ये आपके आता है सर 5381.875। इट मीन सर इसको राउंड फिगर में 5382 कर सकते हैं। यस सर। और सर जो बैलेंसिंग और सर जो होगा फिर उसको अपन क्या कर देंगे? 2 बैंक से पेमेंट भी कर देंगे। यहाँ तक की बात समझ में आई सर? यस सर, मुझे यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। अब आप बात करते हैं सर वेंडर अकाउंट में। सर वेंडर अकाउंट में कैसे पोस्टिंग होगी सर? वेंडर अकाउंट में मैंने आपको कहा था सर गुड्स रिपोज्ड अकाउंट बनाना होता है, और गुड्स रिपोज्ड अकाउंट में मैंने आपको कहा था कि सर सबसे पहले 2 HP
परचेजर से एंट्री डालनी होती है विथ एडजस्टेड वैल्यू के साथ, विथ एडजस्टेड वैल्यू के साथ सर डाल दी, क्योंकि अपन एंट्री क्या करते हैं सर, अपने पास गुड्स आ गया, गुड्स अकाउंट डेबिट टू एचपी परचेजर, और किस वैल्यू से लिया है अपन ने उसको सर, एडजस्टेड वैल्यू से लिया है, डाल दिया। कब लिया था सर, अपन ने ईयर थर्ड के एंड में लिया था, तो ईयर थर्ड के एंड में लिया, ठीक है। और अपन ने उस पे एक्सपेंसेस और उसको बेचा कब, अपन ने अगले साल, मतलब ईयर 4 के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अपन को ईयर थर्ड में उसका बैलेंस सीडी लिख देना चाहिए, लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, यस सर। और ईयर 4 में उसके बैलेंस सीडी को अपन को टू बैलेंस बीडी लिख देना चाहिए, यस सर। यहां तक की बात समझ में आती है, यस सर। और अपन ने 25/4 को सर उसका रिपेयर करवाया तो सर अपन ने टू एक्सपेंसेस अकाउंट के नाम से एंट्री डाली, ठीक है। और सर अपन ने फिर उसको 25/4 को बेच दिया, तो सर बाय बैंक के नाम से डाली सर, 1,05,000 रुपए में बेचा सर उसको, ठीक है सर, समझ आ रहा है। ये 1,05,000 में अपन ने उसको बेच दिया, तो सर बाय बैंक के नाम से एंट्री डाल दी 25/4/18 को। और अपन ने जो बैलेंसिंग फिगर बचा सर, वो अपने 2 पीएनएल के नाम से डाल दिया। ये था आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को वापस देखें, वापस आप अपनी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आईसीए की वेबसाइट से, और इस क्वेश्चन का आप खुद सॉल्यूशन कीजिए। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और इस सॉल्यूशन को मैं मेरे टेलीग्राम पेज पे भी डाल दूंगा, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं, और उसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। इस कारण से अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है सर, बाय बाय, टाटा।